Welcome everyone. Today we are going to start a new chapter number 7, permutation and combination of class 11. Now, if you look at this particular chapter, it seems very easy to solve each and every problem, and if you look at all the problems, then you may think like all the problems are solved in 3 or 4 lines or maximum 5 lines. Means the problems are very simple to solve, but if you look at the importance of this particular chapter, permutation and combination, this chapter has lots and lots of importance as you proceed further in your future. इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो नॉट ओनली 11th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट इन एवरीवेयर एंट्रेंस एग्जाम. आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस आते हैं. करेक्ट. नाउ हाउ टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम, वही सब चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, कि भाई दिया हुआ प्रॉब्लम परम्यूटेशन से सॉल्व करना है, कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना है. ऑल दोस ट्रिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई आफ्टर रीडिंग अ क्वेश्चन हाउ कैन वी से दैट वी वांट टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन और अ परम्यूटेशन. ज्यादातर बच्चों का मानना यह है कि ऐसे चैप्टर इजी है, बट होता क्या है कि क्वेश्चन अगर टेक्स्ट बुक के बाहर का आ जाता है ना तो दे फील लाइक लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? तो कि टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप प्रॉपरली एक आध दो बार सॉल्व करते हो तो यू समहाउ रिमेम्बर इट कि हाँ इसमें ऐसा ही करना है. बट जब क्वेश्चन बाहर से आता है ना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब क्या करें, and that's where you get confused whether to go for permutation or combination. तो हम हल्का सा पहले दोनों कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या है, एंड देन विल सी के किस तरह से हमें इस चैप्टर के अंदर उन प्रॉब्लम्स के लिए अप्रोच करना है. करेक्ट. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू टेक इन सच अ वे के जिससे आपको बहुत अच्छे से वो दिमाग में रहे. सो सपोज मान लो मेरे पास कुछ इतने लेटर्स है A, B, C, D and E. How many letters are there? 5 letters. How many letters? Total 5. Now, out of these 5 letters, ध्यान से सुनना हाँ. Out of these 5 letters, I want to select any 3 numbers or any 3 letters. Out of these 5 letters, I want to select any 3 letters. Now वो सिलेक्ट करने के लिए वी हैव मोर देन वन वे पॉसिबल. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, सपोज मुझे अगर 3 सिलेक्ट करने हैं इसमें से, तो आई कैन गो फॉर ABC, आई कैन गो फॉर ACD, ACE, करेक्ट, ABD है ना, ABE. ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे. हाउ मेनी टोटल ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमें अभी नहीं पता है, बिकॉज वी डोंट नो एनी फॉर्मूला. करेक्ट. बट अगर आप गौर से देखो तो आउट ऑफ दिस 5 अगर मैंने कोई 3 इस तरह से सिलेक्ट किए तो इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन. क्या कहेंगे इसे? इट्स अ कॉम्बिनेशन. करेक्ट. दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिंग 3 लेटर्स आउट ऑफ 5. वन ऑफ द वे है ना. कोई एक तरीका है कुछ इस तरह से, वैसे दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हमारे पास बहुत सारे तरीके होंगे टू सिलेक्ट 3 लेटर्स आउट ऑफ दिस 5. सो दिस ऑल आर द कॉम्बिनेशन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन. करेक्ट. और ये सारे जितने कॉम्बिनेशन है सब मिलके हम बोल सकते हैं कि दिस इज कॉम्बिनेशंस, है ना. इसका मतलब के इफ आई वॉन्ट टू सिलेक्ट 3 लेटर्स फ्रॉम 5 लेटर्स तो मुझे इतने सारे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं, है ना. तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है. तो वेन एवर वी हैव समथिंग टू फाइंड लाइक दिस, टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. इफ समथिंग लाइक दिस, या फिर आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मेनी वे ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर नंबर और हाउ मेनी वेज करके. करेक्ट. सो दैट इज हाउ वी हैव समथिंग, तब हम कॉम्बिनेशन में जाएंगे. करेक्ट. सो दिस इज हाउ कॉम्बिनेशन कैन बी अंडरस्टूड. Make sure why I am going for first combination, not permutation, because we are familiar with this word combination.
करेक्ट। अगर मैंने ऐसा कहा कि भाई आपके क्लास में से मुझे ये कॉम्बिनेशन के बच्चे चाहिए, कि भाई 2 बच्चे बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होनी चाहिए, तो आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आई विल सिलेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल, है ना। सपोज आई एम मेकिंग अ कमिटी, correct, and in that particular committee my condition is that there should be equal number of boys and equal number of girls, and I want to make a committee of 5 people, correct. So those are the combinations, correct. You all know how in our day to day life we are already using this combination kind of a thing. You may heard sometime by giving speech by some cricketer that this combination is good for us, है ना, by playing 2 all-rounder is helping. So that is combination. Out of 15 players, they are supposed to select only 11. Now how those 11 are selected? That is combination. Based on the combination, who is performing well, who is doing good, who plays at this particular order, who opened well, who bowled well, and all those matters will considered. And out of those 15, 11s are selected. But that is one of the way of the selecting, है ना. ऐसे और तरीके भी तो हो सकते हैं ना. Suppose one of the player is dropped and the another one got the chance, so combination change हो गया. Someone else took the place of another people. So that is what combination is, है ना. That is the simple meaning of combination is to select out of the given objects, है ना, कि भाई हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट दिए होंगे उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और उसे सिलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन्हें बोलेंगे कॉम्बिनेशंस. एम आई क्लियर? नाउ हाउ कैन वी गो फॉर द परम्यूटेशंस? तो एज वी ऑलरेडी नो दीज आर द कॉम्बिनेशंस. नाउ लेट्स से कि मेरे पास एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ए बी सी, करेक्ट. आई हैव वन ऑफ द कॉम्बिनेशन available. Now in this particular combination I want to rearrange the letters. Rearrange का मतलब क्या होता है? As you can see A B C, I have 3 letters A B C. I can go for something like B A C, I can go for like C A B, C B A. So these all, ये जो सारे हैं, है ना, इसमें से इंडिविजुअल अगर मैं बोलूं तो this is permutation. Why we called it as a permutation? What we are doing over here, कि अगर मेरे पास कोई एक कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी ऑफ सम लेटर्स, नाउ इफ आई वांट टू रीअरेंज देम, रीअरेंज का मतलब एक को आगे पीछे इधर उधर कुछ करेंगे, उसे कहेंगे परम्यूटेशन. सो फ्रॉम दिस ए बी सी आई कैन अरेंज समथिंग लाइक दिस. पहला तो एबीसी लिखा, फिर लिखा मैंने बी ए सी, देन आई कैन गो फॉर सी ए बी, देन सी बी ए. देयर इज मेनी मोर, है ना. कितने आएंगे वो हम धीरे धीरे सीखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, करेक्ट. बट फिलहाल फॉर्मूला नहीं है तो हम देखते हैं कि भाई हाँ इसमें कुछ और आगे होंगे. लेट्स पर से राइट नाउ सिंपल. तो इस तरह से हमारा परम्यूटेशन आता है. एक इसमें जो अरेंजमेंट होती है, एक अरेंजमेंट को बोलते हैं परम्यूटेशन. तो ये सारी जो अरेंजमेंट होगी जिसे हम कहेंगे परम्यूटेशंस, करेक्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द परम्यूटेशन, कि हमारे पास ऑलरेडी कोई एक वर्ड है या कोई लेटर है या कोई डिजिट है या कुछ भी है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारे पास कुछ एक कॉम्बिनेशन अवेलेबल है. नाउ फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज रीअरेंजिंग, है ना. मतलब क्या करेंगे, तो क्वेश्चन शायद आपको इस पर्टिकुलर टाइप में ऐसा आ सकता है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, let me say A, B, C. Now it could be anything. Suppose you have one of the word is given. Let me say that word is called as कौन सा word रखे? Let's take it randomly. Pillow. Correct. I know here a little bit of problem is there, so let me not go with the repeating letters. Let me say some word like let's say kick. Again repeating, very bad. है ना. ऐसे एग्जांपल्स आ रहे हैं जिसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं. आई डोंट वांट टू गिव यू दैट राइट नाउ. आई वांट टू गिव यू सच काइंड ऑफ एग्जांपल जिसमें कोई लेटर रिपीट ना हो रहे हो, करेक्ट. तो लेट्स से वर्ड वेज, ये आपका वर्ड है. इट कुड बी पॉसिबल, देयर इज सो मेनी थिंग्स विच वी कैन हैव, करेक्ट. सो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं. तो लेट्स से दिस इज द वर्ड, करेक्ट, वेज. नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस वर्ड WAYS, कुछ इस तरह से अरेंज करने हैं कि उसके मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है. समथिंग लाइक दिस.
करेक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें बोलते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द वेज, तो क्या करेंगे कि भाई हम ये देख रहे हैं कि भाई कितने वे में हम इस वेज को रीअरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे इधर उधर करके तो वो सारी चीजें जो होती है वो कहां होती है, परम्यूटेशन के अंदर, करेक्ट। यहां पे ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं हाउ टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। बट द डिफिकल्टी ऑफ दिस चैप्टर, छोटी सी डिफिकल्टी है, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, बिकॉज क्वेश्चन विल बी इन द वर्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम यू ऑल ऑफ यू आर अवेयर, आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट सीखा है, करेक्ट, यानी कि थियरिटिकल क्वेश्चन होता है। Now from that word problem, it is very important to identify whether we want to go for combination or permutation, and there may be chances a problem may be something like both needed, maybe permutation and combination both may be needed. So this is the basic idea of permutation and combination, correct. Now before we go for the detailing about permutation and combination, our textbook, जो textbook है वो एक प्रिंसिपल के बारे में बात करेगी। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल। सो बिफोर वी गो दैट फॉर प्रिंसिपल, लेट मी गिव यू सम काइंड ऑफ एग्जांपल जो हेल्प करेगा हमें वो प्रिंसिपल को समझने के लिए, करेक्ट। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ भी नोट डाउन करने जैसा है, बट इफ यू स्टिल वांट यू कैन नोट इट डाउन। नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर दैट एग्जांपल व्हिच आई टोल्ड यू आई विल डिस्कस फर्स्ट। सो सपोज यू हैव 2 shirts and 3 pants, करेक्ट। आपके पास 2 शर्ट है और 3 पैंट है। नाउ इफ आई से यू आर सपोज टू वेयर समथिंग लाइक दिस, कि भाई एक शर्ट पहनोगे और एक पैंट पहनोगे, करेक्ट। तो कितने वे में हम इसे देख सकते हैं कि हम ये चीजें पहन सकते हैं, है ना। नाउ बी प्रैक्टिकल ओवर हियर। आई नो दैट सम ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक कि सर दोनों शर्ट पहन लिए तो डोंट बी इन सच अ मैनर। आप प्रॉपरली थोड़ा समझने की ट्राई करो, प्रैक्टिकल वे में रहो, है ना। आई नो फन पार्ट, दैट्स गुड, वेरी गुड, करेक्ट, कि 2 शर्ट पहन लिए 2 पैंट पहन लिए। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, दैट आउट ऑफ 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स वी वांट टू फाइंड अ नंबर ऑफ वेज जिससे अ पर्सन कैन वेयर 1 पैंट एंड 1 शर्ट, जिससे वो रेडी हो सकता है। लेट्स दैट इन दैट मैनर, करेक्ट। सो आई हैव 2 शर्ट्स, लेट मी से S1 and S2, करेक्ट। अब सपोज अ पर्सन वेयर शर्ट 1, 2 शर्ट है तो लेट्स से शर्ट 1 S1 एंड शर्ट 2 इज S2। अब उसने दोनों में से एक शर्ट पहन लिया, लेट्स से S1। नाउ इफ ही और शी वेयर शर्ट S1, then he or she has 3 options of wearing pants, so P1, P2 and P3. So the one of the possible arrangement is S1 P1, second arrangement is S2 P1, sorry, S1 P2, S1 P2, third arrangement is possible S1 P3, correct. Now what we are trying to understand over here is कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पहले शर्ट 1 सिलेक्ट किया तो उसके साथ पहनने के लिए 3 पैंट का कॉम्बिनेशन है। सो आई कैन इजीली से 1 into 3 टू अकर दिस पर्टिकुलर इवेंट S1, 1 लिखा हमने, और इसके साथ में अरेंजमेंट में आई कैन गो फॉर पैंट 1, पैंट 2 और पैंट 3। तो आई हैव मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इनका प्रोडक्ट आएगा 3। वेरी सिंपल, करेक्ट। सिमिलरली S2, यानी कि सपोज इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर शर्ट 1 ही और शी वेंट फॉर शर्ट 2, तो शर्ट 2 को पहनने के बाद उनके पास 3 ऑप्शन अगेन पैंट के तो है ही, बिकॉज यू आर नॉट वेयरिंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम ना। शर्ट 1 और 2 भी साथ में पहन लिया और उसके साथ पैंट का ऑप्शन। यहां पे आपको कैसे समझना है कि आइदर और, आर यू गोइंग टू वेयर शर्ट 1 और शर्ट 2? इट्स जस्ट अ सिंपल लॉजिक। सपोज यू हैव अ वार्डरोब एट योर होम, है ना। आपने जैसे कबर्ड का दरवाजा खोला एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड द पैंट्स, सिंपल। सो व्हाट यू विल डू, यू विल थिंक ओके चलो ये शर्ट पहनू ये शर्ट पहनू। दैट इज द काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग हियर, है ना, कि भाई मेरे पास वार्डरोब में 2 शर्ट है और 3 पैंट है ना, एंड आई वांट टू वेयर अ क्लोथ्स, आइदर वन ऑफ द शर्ट एंड वन ऑफ द पैंट्स। तो कैसे करेंगे, तो कि भाई एक शर्ट मैंने सिलेक्ट किया तो उस शर्ट के साथ में कोई भी पैंट पहन सकता हूं ना। सो फॉर द शर्ट नंबर 1 आई हैव 3 पैंट्स ऑप्शन, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3। वैसे अगर शर्ट 1 की जगह शर्ट 2 सिलेक्ट किया तो उसके साथ भी मैं तीनों में से कोई भी पैंट पहन सकता हूं ना। तो इसके लिए टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाएगा S2 P1,
S2P2 एंड S2P3। तो इसमें भी एक शर्ट के साथ 3 पैंट, तो ये भी टोटल 3 हुए। तो अब इनमें से हमें क्या पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं एक शर्ट और पैंट पहनने के, तो वो होंगे हमारे लिए 6। कैसे? तो कि सिंपली 3 + 3 6, है ना? आर यू गेटिंग? अब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हमें नाम देना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसे हमने 4th चैप्टर में बोला ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, वैसे यहां पे इसको बोल सकते हैं FPC। तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एट अ टाइम हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है या समथिंग लाइक दैट। सो व्हेनेवर अ सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कि हमें एक ऑर्डर में जाना है कि ये किया उसके बाद ये करना है उसके बाद ये करना है, करेक्ट? जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि भाई पहले शर्ट पहना फिर पैंट पहने, करेक्ट? अब सपोज ऐसा आ जाता कि भाई 2 शर्ट है 3 पैंट है और साथ में 2 टाई है, करेक्ट? तो हर एक पैंट के एक शर्ट ये सिलेक्ट हो गया, करेक्ट? उसके साथ सपोज पैंट 1 लिया तो उसके साथ 2 ऑप्शन आ जाएंगे, टाई 1 T1 T2, ये पैंट के साथ T1 T2, ये पैंट के साथ T1 T2, सिमिलरली ओवर हियर T1 T2, करेक्ट? T1 T2, यहां पे T1 T2। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रोडक्ट और बढ़ जाता कि 2 टाइम्स और बढ़ गया, 3 × 2 6, तो अब टोटल हो जाता हमारा 12, करेक्ट? तो ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हमें पता कैसे चलेगा कि वी हैव टू गो फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमें दी हुई सारी इवेंट अकर करवानी हो तो हम बीच में लिखेंगे एंड, और वो एंड का मतलब होता है कि ऑल इवेंट्स आर कंपलसरी, शर्ट 1 P1 T1, शर्ट 1 P1 T2, है ना? ऐसे करके कुछ भी लिखेंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल वेज आएंगे कि हाँ इतने इतने वे में ये कर सकते हैं, करेक्ट? जबकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जो है वो समझा जाता है और से। और का मतलब क्या होता है? आइदर दिस और दैट, ये या फिर वो। एकदम सिंपल सा मीनिंग है, करेक्ट? एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यू वेंट एट अ पिज्जा प्लेस, करेक्ट? एंड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस देयर इज एन ऑप्शन, आइदर यू कैन हैव ब्राउनी और अ नाइट्रोजन बिस्किट, मीन्स यू कैन नॉट हैव बोथ। आप या तो नाइट्रोजन बिस्किट ले सकते हो या तो ब्राउनी ले सकते हो। यू कांट ईट बोथ और यू कांट ऑर्डर बोथ, है ना? कंसिडरिंग कि वो आपके ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं कि जो पैकेज है उसमें अवेलेबल है, मतलब दोनों में से एक ही मिलेगा इन द पैकेज, सिंपल। तो यू कैन गो फॉर वन ऑफ देम, है ना? बट आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आइदर सिलेक्टिंग ब्राउनी और नाइट्रोजन बिस्किट, तो यू हैव 2 वेज। बट वो 2 वेज कैसे आएंगे? 1 + 1 करके, या तो मैं नाइट्रोजन बिस्किट ले सकता हूं या तो फिर ब्राउनी। सेम वे यहां पे हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मतलब क्या समझना है कि दिस वे और दैट वे, दोनों में से एक ही होगा एट अ टाइम, दोनों साथ में होना पॉसिबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस, ध्यान से समझना, अगर आपने शर्ट 1 पहन लिया तो इनमें से कोई वे होगा आपका आउटफिट रेडी होने का, करेक्ट? लेकिन अगर शर्ट 2 पहना तो इनमें से कोई एक वे होगा आपका आउटफिट नंबर ऑफ वेज में रेडी होने के लिए, यानी कि दिस और दिस। तो एज यू कैन सी ओवर हियर मैंने तो बड़ा सा प्लस लिखा हुआ है ना? शर्ट 1 के नंबर ऑफ वेज प्लस शर्ट 2 के नंबर ऑफ वेज। क्यों? तो कि मैं दोनों शर्ट साथ में थोड़ी पहन सकता हूं। यहां पे वो डिफरेंशिएट होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आप देख सकते हो कि भाई पहले शर्ट पहना, उसके कितने तरीके थे भाई? कि 2 शर्ट है तो 2 में से मैंने कोई भी एक पहना, तो मैंने लिखा देखो यहाँ पे 1, करेक्ट? फिर एक शर्ट पहनने के बाद मेरे पास 3 पैंट थे। अब 3 पैंट है तो 3 में से मैं कोई भी एक ही पहनूंगा, लेकिन मेरे पास 3 में से एक पहनने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके, तो टोटल उसका हो गया 3। सो 1 × 3। क्यों? क्योंकि इवेंट ए अकर होगी, इवेंट ए अकर होगी
उसी के एसोसिएट मेरी इवेंट बी अकर होगी। ये इवेंट ए है और इसके एसोसिएट है मेरी इवेंट बी अकर होगी, करेक्ट। और इवेंट बी, अब इसको अगर हम आगे बढ़ाए टाई के लिए, तो कोई भी एक पैंट पहनने के बाद हम देख रहे हैं टाई पहनने के लिए कितने तरीके, तो उसके लिए 2 तरीके, तो भाई इंटू, करेक्ट। पूरे के पूरा अगर मैं इस प्रॉब्लम को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से लिखूं तो ऐसे होगा कि शर्ट पहनने के कितने तरीके हैं 2, पैंट पहनने के कितने तरीके हैं 3, और टाई पहनने के कितने तरीके हैं 2। सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। अब देख सकते हो यहाँ पे 12, पहले वाले में 6 आया, दूसरे वाले में 6, तो दोनों का एडिशन होके 12 आ गया, और यहाँ पे सीधे सीधा बाय मल्टीप्लीकेशन हमने 12 लिखा, करेक्ट। अब इसको हम बाय डेफिनेशन अगर समझे तो लिखा कैसे जाएगा, इसे ऐसा बोलेंगे, इफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट होती है, कोई भी ए बी सी आप जैसे बोल सकते हो, जैसे हम ए की बात कर रहे हैं, करेक्ट। इफ एन इवेंट कैन अकर, ध्यान से देखना, इन एम डिफरेंट वेज, एम डिफरेंट वेज, तो जैसे हम बोले ना कि शर्ट है, वो एक इवेंट है शर्ट पहनना, तो वो कितने वेज में हो रही है, एम डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन एन डिफरेंट वेज। तो जैसे मैंने कहा कि अगर शर्ट पहनने के लिए अगर 2 है तो 2 तरीके होंगे, उसके फॉलोइंग दूसरी कौन सी इवेंट है, पैंट पहनना, तो पैंट पहनने के लिए कितने वेज है, 3 वेज है, तो 2 इंटू 3 होता है टोटल, करेक्ट। तो 2 इंटू 3 6 होगा ना, देखो पहले सिर्फ शर्ट और पैंट का आंसर 6 है, और फिर टाई ऐड की तो आंसर 12 आया था, करेक्ट। तो क्या बोलेंगे, देन द टोटल नंबर ऑफ occurrence of the events, total number of occurrence of the event in the given order, is m into n, इतने वे में होगी, कितने, m into n, करेक्ट। जैसे हमने फिर उसमें प्रोसीड किया कि भाई अगर सपोज 2 की जगह 3 बार हो गया, कोई 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, तो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट लाइक दिस, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच, अब उसके भी तो आगे बढ़ेंगे ना, फॉलोइंग विच अ थर्ड इवेंट कैन अकर इन p डिफरेंट वेज, तो 3 के लिए अगर करेंगे तो क्या बोल देंगे, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, m इंटू n इंटू p। If 3 events are occurring like 2 shirts, 3 pants and 2 tie, अब अगर सपोज उससे ज्यादा इवेंट आ गए कि भाई 2 शर्ट्स है, 3 पैंट्स है, 2 टाइज एंड देन अगेन 2 वॉच और 3 वॉच, करेक्ट, समथिंग लाइक दैट, देन गो फॉर शूज, सॉक्स, ऐसे आप इवेंट बढ़ाते रहोगे तो क्या करना है आपको, बस इसी तरह में मल्टीप्लीकेशन बढ़ाते रहना, बिकॉज दिस ऑल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ये होगी, उसी के बाद पैंट आएगी, पैंट होगा उसके बाद टाई, टाई के बाद वॉच, वॉच के बाद शूज, सॉक्स, आर यू गेटिंग मी। तो उस तरह से सारी इवेंट्स को हमें ऑर्डर में, देखो यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m इंटू n। तो इस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जितनी भी इवेंट्स बनेगी उतनी, है ना। यहाँ पे 3 इवेंट है तो दिस मच, नाउ यू कैन चेक, शर्ट कितने हैं, 2 है, तो 2 वे में मैं वो इवेंट अकर करवा सकता हूँ, पैंट कितने हैं, 3 है, तो वो इवेंट 3 वे में, टाई कितनी है, 2, तो 2 वेज में। तो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, आपने ध्यान से देखा हो तो कि भाई 2 इंटू 3 इंटू 2, सो ये हो जाएगा टोटल 12। अगर एक और इवेंट बढ़ा दूं तो उस हिसाब से, ये जो हम समझ रहे हैं ना, ये फिजिकली हम प्रॉब्लम में कभी लिखेंगे नहीं इस तरह से, ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह से हमारे सेट्स रेडी होते हैं, हमारे सैंपल्स, हमारे वेज रेडी होते हैं, दिस इज हाउ इट कैन बी जनरेटेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट, है ना। सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें ध्यान रखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन तब करेंगे जब हमें सारी इवेंट अकर करवानी हो, है ना, और फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल में और, यानी कि ए या फिर दूसरा वाला, दोनों नहीं हो सकता साथ में, तब हम एडिशन का यूज करेंगे। डोंट वरी, हम प्रॉब्लम देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा, लेकिन व्हाट आई बिलीव इसके कंसेप्ट के हिसाब से आपको नहीं ज्यादा तो भी 50 to 55% क्लियर होना चाहिए।
तो एग्जाम्पल विल मेक इट इवन मोर क्लियरर देन दिस, है ना। हम जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपके ऑल कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। एम आई क्लियर, है ना। आप अगर ये कुछ लिखना चाहते हो देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।